दोस्तों नमस्कार। भारतवर्ष में बहुत सारे राजवंश हुए और उनमें जो प्रसिद्ध राजवंश हैं चौहान वंश, गैदरवाल वंश, सेन वंश, पाल वंश। तो साथियों, इस वीडियो में पाल वंश के बारे में बात करेंगे। पाल वंश ने बंगाल में करीब करीब 400 वर्ष तक शासन किया और उनका ऐश्वर्य और वैभव वाकई में किसी बहुत बड़े साम्राज्य के समान था। 8वीं सदी के मध्य में उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य बंगाल के पाल शासकों ने स्थापित किया। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पाल शासकों ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से प्रतिद्वंद्विता की। 400 वर्ष तक पाल शासकों ने बंगाल को शक्ति, समृद्धि और वैभव प्रदान किया। पाल शासकों के वंश के बारे में निश्चित रूप से कुछ भले ना ज्ञात हो, लेकिन वास्तव में वह बंगाल के ही मूल निवासी थे। बंगाल में जो राज्य स्थापित किया वो 750 से 770 ईस्वी तक 20 साल के लिए, और वह शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है गोपाल को। गोपाल एक शक्तिशाली सम्राट के अभाव में उस समय अराजकता को दूर करने वाला व्यक्ति था, और ऐसी स्थिति में कई सरदारों ने मिलकर बंगाल के सामंतों ने जनता की सम्मति से गोपाल को अपना नेता चुना, जिसने पाल वंश के यशस्वी साम्राज्य की नींव डाली। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल क्षत्रिय था और शासक सुने जाने से पहले वह एक बड़े सरदार के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दे चुका था। वह बौद्ध धर्म का मानने वाला था और बाद के सभी पाल वंशी शासक बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। तिब्बती लामा तारनाथ के अनुसार गोपाल ने ओदांतपुर में एक मठ का निर्माण करवाया था, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति का होने के बावजूद गोपाल बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए ये मानता था कि युद्ध साम्राज्य के लिए अति आवश्यक है। गोपाल का पुत्र धर्मपाल एक यशस्वी सम्राट हुआ, जिसने बंगाल के नागरिकों की भावना को और त्याग को ठीक प्रकार से समझकर उनका प्रतिनिधित्व किया और बंगाल के राज्य को उत्तर भारत के एक श्रेष्ठ साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा था उस समय मालवा और राजपुताना के प्रतिहार शासक कन्नौज को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे, और उसी समय दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासक भी उत्तर भारत के वैभव पर आंख लगाए हुए थे। जब धर्मपाल ने पश्चिम की ओर अपने राज्य के विस्तार का प्रयास किया तो उसका संघर्ष प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से हुआ। इस संघर्ष में प्रतिहार शासक उसके बहुत बड़े शत्रु साबित हुए। सर्वप्रथम धर्मपाल का प्रतिहार शासक वत्सराज से गंगा यमुना के दोआब में युद्ध हुआ। इस युद्ध में धर्मपाल पराजित हुआ, परंतु इससे पहले कि वत्सराज अपनी विजय का लाभ उठा पाता, किस्मत जो है वो धर्मपाल के साथ थी। राष्ट्रकूट सम्राट ध्रुव ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और वत्सराज को परास्त कर दिया। वत्सराज राजपुताना में शरण लेने के लिए बाध्य हुआ। ध्रुव ने दोआब में बढ़कर धर्मपाल को भी परास्त कर दिया, परंतु उसके शीघ्र वापस चले जाने के कारण धर्मपाल को विशेष हानि नहीं हुई। ध्रुव के आक्रमण ने धर्मपाल को हानि के स्थान पर लाभ पहुंचाया। प्रतिहारों की शक्ति के दुर्बल हो जाने से धर्मपाल को उत्तर भारत में अपनी शक्ति को दृढ़ करने का अवसर मिला। धर्मपाल ने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। कन्नौज से उसने इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को बैठाया और उस अवसर पर कन्नौज में एक बड़ा दरबार किया। यद्यपि धर्मपाल के युद्धों के बारे में बहुत सारी जानकारी भले ना मिले, लेकिन ये पता लगता है कि उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज उसके आधिपत्य में था और उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी पहाड़ी का भाग, राजपुताना, मालवा और बरार के क्षेत्र उसके आधिपत्य में आ गए थे। धर्मपाल एक योग्य सम्राट था। निसंदेह बंगाल के नागरिकों का त्याग और उसके सामंतों द्वारा स्वयं के अधिकारों को नष्ट करके एक राजा का चुनाव करना बंगाल की महानता का बहुत बड़ा कारण बना, परंतु इस महानता में धर्मपाल का बहुत बड़ा योगदान था। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और साहसी योद्धा था। उसने अनेक युद्ध लड़े, विभिन्न कठिन परिस्थितियों का मुकाबला किया, प्रतिहारों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों की शक्ति का प्रयोग करके उससे पूर्ण लाभ उठाया और अंत में सफलता से अपने शासन को चलाया। उसने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज आदि उपाधियां भी धारण की हैं। यद्यपि बंगाल करीब 100 वर्ष तक राजा विहीन रहा, लेकिन इसके बाद गोपाल के रूप में राजा मिला और धर्मपाल ने जिस राज्य को अपने साथ लिया उसे बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित किया। नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए 200 गांवों का दान दिया था। राजशाही जिले में उसने एक अन्य बड़े बौद्ध विहार की स्थापना भी की थी। नेपाल के ग्रंथों में धर्मपाल की गौरव गाथा सुरक्षित है।
अपनी वृद्धावस्था के समय धर्मपाल ने एक राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया और जिसका उद्देश्य निश्चित ही राजनीतिक रहा होगा। उसी से उसके पुत्र और उत्तराधिकारी देवपाल का जन्म हुआ। देवपाल योग्य पिता का योग्य पुत्र सिद्ध हुआ। उसने न केवल अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा अपितु उसका विस्तार भी किया। देवपाल के भी मुख्य प्रतिद्वंदी प्रतिहार शासक सिद्ध हुए। नागभट्ट द्वितीय ने पूर्व में बढ़कर कन्नौज तक अपना अधिकार कर लिया था। देवपाल ने उसे पीछे हटने के लिए बाध्य किया। उसी अवसर पर उसने उत्तर भारत की विजय यात्रा की। यह कहा गया कि उसने हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक आक्रमण किए और सभी में सफलता प्राप्त की। उसने उत्तर पश्चिम में कंबोज और पंजाब तक आक्रमण किए। पूर्व में उसने असम को जीता, उत्कल को भी उसने विजय किया। प्रतिहार शासक नागभट्ट की सीमाओं पर उसने आक्रमण किए और संभवतः दक्षिण में राष्ट्रकूट अथवा पांड्य शासकों से युद्ध किए। प्रतिहार शासक मिहिर भोज से भी उसका युद्ध हुआ जिसमें मिहिर भोज पराजित हुआ। इस प्रकार देवपाल का सैनिक जीवन बहुत सफल रहा। निस्संदेह उसका प्रत्यक्ष शासन बंगाल और बिहार तक ही सीमित था, परंतु उत्तर भारत के अनेक शासक उसके आधिपत्य को स्वीकार करते थे। इस क्षेत्र में उसके एकमात्र प्रतिद्वंदी प्रतिहार शासक थे जो उसके विरुद्ध सफलता न पा सके। देवपाल की मृत्यु के पश्चात ही मिहिर भोज कन्नौज और उत्तर भारत में प्रतिहारों की शक्ति को प्रतिस्थापित कर सके। देवपाल ने भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान हासिल किया और उसकी ख्याति विदेशों में भी फैली। दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के शासक ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय को 5 गांव देने की मांग की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वह उत्तर भारत का पहला शासक था जिसने संभवतः सुदूर दक्षिण के पांड्य शासकों के विरुद्ध दक्षिण के अन्य राज्यों की सैनिक सहायता की। देवपाल ने करीब 40 वर्ष शासन किया। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अपनी सैनिक सफलताओं के अतिरिक्त उसने बौद्ध धर्म, साहित्य और कला को संरक्षण प्रदान किया। अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक सैनिक बल का उसे बताया है और निश्चित रूप से वह बड़ा शक्तिशाली राजा था। देवपाल के बाद जो पाल वंश था उसकी ख्याति धीरे धीरे कम होने लगी। उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए और ये लंबे समय तक 850 से लेकर 988 तक चलता रहा। करीब 125 वर्ष यही चलता रहा। लेकिन इसके बाद विग्रहपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम हुआ जो बड़ा शक्तिशाली शासक था जिसने पुनः पाल वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। महिपाल प्रथम ने 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया। उसने उत्तरी पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल को कंबोज और चंद शासकों से छीन लिया, संपूर्ण बिहार को जीता और संभवतः बनारस तक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। परंतु महिपाल प्रथम की शक्ति को एक बड़ी क्षति 1021 से 23 ईस्वी में हुए चोल आक्रमणों ने पहुंचाई। चोल शासक राजेंद्र चोल के एक सेनापति ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। चोल स्वयं तो अधिक समय तक बंगाल में ना रहे, परंतु उन्होंने महिपाल प्रथम के कुछ अधीनस्थ सामंतों को विद्रोह करने और 1026 ईस्वी के निकट गांगेयदेव कलचुरी को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम से महिपाल को अपने राज्य का कुछ भाग खोना पड़ा। परंतु इन असफलताओं के बावजूद भी महिपाल बंगाल और बिहार के पर्याप्त बड़े भाग को अपने अधिकार में रखकर पाल वंश की शक्ति को पुनः स्थापित करने में सफल हुआ। महिपाल ने बंगाल में कई नगरों और तालाबों का निर्माण कराया। वह बड़ा महान शासक था। महिपाल का उत्तराधिकारी नयपाल हुआ जिसने 1038 से लेकर 1055 ईस्वी तक शासन किया। नयपाल के समय एक मुख्य घटना कलचुरी वंश से युद्ध की है। यह युद्ध इतनी भीषणता से लड़ा गया था कि अंत में तत्कालीन बौद्ध विद्वान दीपांकर सृजनन को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों में उन्होंने संधि करा दी, जिसके दोनों ने जीते हुए प्रदेश को एक दूसरे को वापस कर दिए। नयपाल के पश्चात विग्रहपाल तृतीय, जिसका समय 1055 से 1070 ईस्वी हुआ। विग्रहपाल तृतीय के समय बंगाल पर पुनः आक्रमण हुए। कलचुरी शासक कर्ण ने नयपाल के समय में हुई संधि को ठुकराकर बंगाल पर आक्रमण किया और पश्चिमी बंगाल की सीमाओं तक पहुंच गया, परंतु अंत में दोनों में संधि हो गई और कर्ण ने अपनी पुत्री का विवाह विग्रहपाल तृतीय से कर दिया। इसके पश्चात चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ और इसके पश्चात कौशल के शासक अयाति ने बंगाल पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों के कारण विग्रहपाल तृतीय की शक्ति को बहुत धक्का लगा
और पूर्वी बंगाल तथा अन्य भागों में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। विग्रहपाल तृतीय बड़ी कठिनाई से गौड़ और मगध पर अपना शासन कायम रख सका, अर्थात उसका शासन बहुत छोटा हो गया। 1070 ईस्वी में विग्रहपाल तृतीय का पुत्र महिपाल द्वितीय शासक हुआ, परंतु महिपाल द्वितीय अयोग्य सिद्ध हुआ। उसके सामंतों ने उसके विरोध विद्रोह कर दिया और उसने अथवा देवोक में उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। महिपाल द्वितीय मारा गया और बंगाल के अन्य भागों में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया। पर महत्वपूर्ण ये था कि महिपाल द्वितीय ने सूरपाल और रामपाल नाम के अपने 2 भाइयों को कैद में डाल दिया था। वे दोनों भाई इस अव्यवस्था पर मगध भाग गए और सूरपाल ने कुछ समय मगध पर अपना शासन कर लिया। सूरपाल की मृत्यु के पश्चात रामपाल ने मगध पर शासन किया और पुनः पाल वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, बंगाल पर अधिकार किया। रामपाल ने उत्तरी बंगाल के शासक और दिव्य के वंशज भीम को परास्त करके उत्तरी बंगाल को पुनः विजय किया एवं उसके पश्चात संपूर्ण बंगाल को जीत लिया। रामपाल ने असम के शासक को परास्त करके उसे अपनी अधीनता में ले लिया। उसने उड़ीसा के आंतरिक झगड़ों में भाग लेकर उड़ीसा में कलिंग राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। उसने कन्नौज के शासक गोविंद चंद्र से विवाह संबंध स्थापित किए और शक्ति प्रदर्शन द्वारा उसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास भी किया। पश्चिम बंगाल के सेन शासक और उत्तरी बिहार के शासक नन्यदेव के प्रभाव को रोका। पाल वंश का अंतिम योग्य शासक था, जिसने मगध को आधार बनाकर बंगाल पर पुनः पाल वंश की शक्ति को स्थापित किया और 1120 ईस्वी तक शासन किया और जब तक उसकी मृत्यु हुई। रामपाल के पश्चात पाल वंश का कोई भी बहुत बड़ा राजा नहीं हुआ। इसके बाद पाल वंश का इतिहास लगभग समाप्त हो गया। करीब 400 वर्ष तक पाल वंश ने बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन किया। तो साथियों, ये था भारत के एक बहुत बड़े वंश का साम्राज्य जिसे कहा जाता है पाल वंश। पाल वंश के साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने अपनी ख्याति को बढ़ाया। साथियों, पाल वंश के इतिहास के संबंध में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।